देखिए दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 14 ये कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तों से संबंधित है। कार्रवाई किए जाने के संबंध में जो अपेक्षित शर्तें हैं उससे संबंधित है। देखिए धारा 190 से शुरू होता है, ये सेक्शन 190, ये धारा 190 जो है इससे शुरू होता है। धारा 190 जो है मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराध का संज्ञान से संबंधित, कि मजिस्ट्रेट जो है संज्ञान किसी मामले का कैसे ले सकता है। मजिस्ट्रेटों द्वारा संज्ञान लेने के बारे में बताया गया है। तो मजिस्ट्रेट कैसे संज्ञान लेता है इसको देखिए, इसका पहला क्लॉज क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है कि इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा 2 के अधीन विशेषतः सशक्त किए गए कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है। तो पहले तो ये बात आती है कि भाई कौन मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है इस अधिनियम के तहत या इस अध्याय के तहत, कौन मजिस्ट्रेट को सशक्त किया गया है अपराधों का संज्ञान लेने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे कौन मजिस्ट्रेट है संज्ञान ले सकता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। कौन ले सकता है संज्ञान? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को तो संज्ञान लेने की शक्ति है ही है। साथ ही साथ कहता है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट ले सकता है। लेकिन ये कब ले सकता है? जब इसको संज्ञान लेने के लिए सशक्त किया गया हो, पावर दिया गया हो। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का विशेषतः सशक्त किया गया द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। तो इसको कौन सशक्त करता है अपराध का संज्ञान? तो यहाँ लिखता है विशेषतः सशक्त। तो इसे कौन सशक्त कर सकता है, यानी कौन इसको पावर दे सकता है संज्ञान लेने के लिए? इसको पावर देता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये याद रखना है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इसको कौन सशक्त कर सकता है संज्ञान लेने के लिए? इसको कौन सशक्त कर सकता है? इसको केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सशक्त कर सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट होता है उसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए कौन सा मजिस्ट्रेट सशक्त कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त कर सकता है। ये क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन अगर मान लीजिए ये आता है कि अपराध का संज्ञान लेने के लिए कौन सक्षम है, और ऊपर ऑप्शन लिखा है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, है ना, और अगर इतना नहीं लिखा है तो फिर कौन सा ही? तो ये तो सशक्त है ही, इसको तो सशक्त किया ही, बनाया गया अधिनियम के तहत। तो ये तो मजिस्ट्रेट है, ये भी संज्ञान ले सकता है, लेकिन कब लेगा? जब इनको पावर दिया गया हो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इसको पावर नहीं दिया गया तो फिर ये संज्ञान नहीं ले पाएगा, ठीक है ना। तो ये तभी संज्ञान ले सकता है जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इसको सशक्त किया गया हो, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसमें भी ये भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से मजिस्ट्रेट ले सकते हैं? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और अगर आप कहोगे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट तो गलत है, अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं बोलोगे तब तक। तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट तब संज्ञान ले सकता है जब वो विशेष से सशक्त किया गया हो, ठीक है। कब ले सकता है? जब वो विशेषतः सशक्त किया गया हो। तो पूरा सेंटेंस अगर बोलोगे तब सही है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ले सकता है जब विशेषतः वो सशक्त किया गया हो। सशक्त कौन करता है? क्वेश्चन ये आता है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है इसको सशक्त कर सकता है। अब देख लिए किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकते हैं। तो ये नीचे दशाएं लिखी हैं कि कोई मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान किन दशाओं में कर सकता है। पहला देखिए ए, पहला कहता है उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पे। तो क्या है? इधर सिंपल में लिखेंगे परिवाद। किस चीज का परिवाद? उन मामलों का, इसमें लिखा उन तथ्यों का जिससे अपराध बनता है, उन तथ्यों का जिससे अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर। परिवाद मतलब कंप्लेंट प्राप्त होने पर। अगर कोई अपराध हुआ है और उस अपराध के संबंध में अगर आप मजिस्ट्रेट से शिकायत करते हैं, परिवाद करते हैं, तो मजिस्ट्रेट उस मामले का चाहे तो संज्ञान ले सकता है, ठीक है। जब कोई अपराध होता है और आप जाके मजिस्ट्रेट से शिकायत करते हैं, परिवाद, जब अपने परिभाषा में पढ़ा होगा आपने, परिवाद कैसा होता है? लिखित मौखिक। परिवाद क्या है? मजिस्ट्रेट से किसी अपराध के बारे में जो ज्ञात हो या अज्ञात हो उसके बारे में किया गया कोई कथन होता है कि किस उद्देश्य से किया जाता है, ताकि मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करे। तो परिवाद के द्वारा भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? मामले का संज्ञान ले सकता है। संज्ञान मतलब संज्ञान ले लेगा, उसके बाद विचारण करेगा। दूसरा है ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर। दूसरा पुलिस रिपोर्ट पर, ये तो कॉमन है। कोई भी अपराध अगर होता है तो सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी रिपोर्ट बनाती है, और रिपोर्ट बनाने के बाद वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। फिर उसके बाद क्या करता है मजिस्ट्रेट? अगर मजिस्ट्रेट चाहता है तो मजिस्ट्रेट मामले का क्या ले सकता है? संज्ञान ले सकता है, ठीक है। तीसरा देखिए इसमें
सी कहता है पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है। तो ये कह रहा है पुलिस से भिन्न अन्य इत्तला यानी जानकारी पर, इत्तला पर, इत्तला या जानकारी एक ही बात है। तो मतलब मजिस्ट्रेट को जब कभी जानकारी मिलती है या सूचना मिलती है पुलिस से भिन्न, इससे भिन्न अगर किसी अन्य माध्यम से कोई सूचना मिलती है, कोई जानकारी मिलती है और मजिस्ट्रेट को अगर ठीक लगता है तो वो अपराध का क्या कर सकता है, अपराध का संज्ञान ले सकता है। ये तो 3 इसमें लिखा है, चौथा भी है इसमें, डी नहीं करेंगे इसी में क्योंकि सी में ही दोनों दे रखे हैं तो इसको अपन डी कर लेंगे, ठीक है। हालांकि डी नहीं है लेकिन वो इसी में इंक्लूडिंग है ना। चौथा कहता है स्वयं की जानकारी पर, स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया है। तो स्वयं यानी मजिस्ट्रेट को जब किसी भी माध्यम से अगर जानकारी मिलती है और उसे लगता है कि कोई अपराध अगर हुआ है तो वो क्या कर सकता है, तो वो मामले का संज्ञान ले सकता है। ऐसा नहीं कि अगर मजिस्ट्रेट को किसी भी माध्यम से, कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है जिससे अगर उसे पता पड़ा है कि कोई अपराध हुआ है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इसका संज्ञान लेना चाहिए तो उस अपराध का क्या कर सकता है, संज्ञान ले सकता है। तो किन तरीकों से ले सकता है, कितने तरीके, पहला तो पॉइंट ये याद रखें कि कौन कौन मजिस्ट्रेट लेता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लेता है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट लेता है अगर वो विशेषता सशक्त किया गया हो, और यहीं पे याद रखें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इसे सशक्त किया जाता है। अब ये कहता है कि भाई संज्ञान किन तरीकों से लेता, तो ये 4 तरीकों से संज्ञान मजिस्ट्रेट ले सकता है। चौथा तरीका इसी में इंक्लूड है इसीलिए, लेकिन अपन ने उसको अलग लिखा है। तो आपको याद रखना कि मजिस्ट्रेट 4 तरीकों से संज्ञान ले सकता है। पहला तरीका है परिवार, दूसरा तरीका है पुलिस रिपोर्ट, तीसरा है इत्तला या जानकारी कि पुलिस से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इत्तला मिलती, जानकारी मिलती, सूचना मिलती है, या फिर स्वयं की जानकारी के आधार पर भी क्या कर सकता है मजिस्ट्रेट, स्वयं की जानकारी के आधार पर भी क्या कर सकता है, किसी मामले का संज्ञान ले सकता है। तो ये 4 तरीके हैं, इन 4 तरीकों में से मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, संज्ञान ले सकता है। इस पूरे पे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे से इसके बाद आप देखिए इसका, सॉरी कौन सा पढ़ रहे थे अपन, हाँ दूसरा जो मैंने आपको ऊपर बता दिया वही है कि भाई दूसरा लिखा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिसकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है अब उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। ये क्या कह रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की क्षमता के अंदर ऐसे मामलों का संज्ञान लेने, किन मामलों का संज्ञान, जो इसकी अधिकार क्षेत्रता में आते हैं, ऐसे मामलों का संज्ञान लेने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को क्या कर सकता है, मामलों का संज्ञान लेने के लिए सशक्त कर सकता है। तो ये अपन ने पहले लिख ही लिया है तो दूसरा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। लोग बाग यहाँ कंफ्यूजन कर जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं उच्च न्यायालय लगा देते हैं, उच्च न्यायालय ऑप्शन आ गया तो अधिकतर आप कई मामलों में देखते हैं उच्च न्यायालय ही करता है तो लोग उच्च न्यायालय लगा देते हैं। जो ज्यादा है ना, जो क्या होता है जब पढ़ लेते हैं तो भूल जाते हैं चीजें, जब भूल जाते हैं तो याद रहता है कि उच्च न्यायालय करता होगा, तो उच्च न्यायालय नहीं करता, कौन करता है, मुख्य न्यायिक। इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ध्यान में बिल्कुल, है ना। उच्च न्यायालय नहीं करता, कौन करता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और या फिर कुछ लोग जो ज्यादा नहीं पढ़े तो वो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, राज्य सरकार लगा देंगे, है ना। इस तरीके से लोग आंसर लगा देते हैं। तो जो राज्य नहीं लगाएंगे तो जो पढ़े लिखे थोड़ा जिनको जानते हैं वो तो उच्च न्यायालय लगा देंगे अगर ढंग से नहीं पढ़े या जल्दबाजी में क्योंकि अधिकतर मामलों में उच्च न्यायालय सशक्त करता है ना, पावर देता है। तो इसीलिए इसको कह रहे हैं कि ध्यान से रखिए, कौन करता है, सशक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसको इसीलिए कह रहे हैं, इसको ध्यान से क्या करना है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें क्या होता है आपकी परीक्षा में गलत हो जाती हैं। तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को कौन सशक्त कर सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सशक्त कर सकता है अपराधों का संज्ञान लेने के लिए। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तो ले ही सकता है और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी ले सकता है अगर उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त किया गया। ये 4 तरीके हैं जिनके आधार पर मजिस्ट्रेट कोई भी क्या ले सकता है, संज्ञान ले सकता है। पहला तो परिवाद है, दूसरा पुलिस रिपोर्ट है, तीसरा कोई जानकारी या इत्तला के आधार पर या स्वयं की जानकारी या इत्तला के आधार पर वो किसी मामले का क्या कर सकता है, संज्ञान ले सकता है। ठीक है। इसके बाद देखिए 190 सेक्शन 191, ये देखिए ये कहता है अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण, ये मामले का अंतरण की बात कह रहा है। अंतरण है, अंतरण कौन के कहने पर, अभियुक्त जब चाहता है कि उसका मामला अंतरित किया जाए। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अभियुक्त चाहता है कि उसका मामला एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय
अंतरित कर दिया जाए, वो वाली परिस्थिति आ गई है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान धारा 190 की उपधारा 1 के खंड गा, एक का खंड गा कौन सा है ये, ठीक है ना, एक का खंड गा, नहीं सॉरी एक, हाँ एक का खंड गा, हाँ ये दोनों गा में ही आ जाएंगे क्योंकि दोनों अपन ने अलग अलग लिख लिए। तो एक का खंड गा के अधीन करता है तब अभियुक्त को कोई साक्ष्य लेने से पहले इत्तला दी जाएगी कि वह मामले की किसी अन्य मजिस्ट्रेट से जांच या विचारण कराने का हकदार है, और यदि अभियुक्त या यदि एक से अधिक अभियुक्त है तो उनमें से कोई संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे कार्रवाई किए जाने पर आपत्ति करता है तो मामला उस मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किया गया। ये कंडीशन इसलिए बनाई गई है कि मान लो कोई मामला है जो मजिस्ट्रेट ने स्वयं में संज्ञान ले लिया है, या कोई जानकारी के आधार पर उसने मामले को क्या कर लिया, संज्ञान ले लिया है। तो कैसा मामला, ये जो इस तरीके के मामले हैं, ये दो मामले कंडीशन में ये लागू होता है। अगर इस दो तरीके के मामलों में क्या किया है, मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है, या तो किसी की जानकारी पर या फिर स्वयं की जानकारी पर मामले का संज्ञान ले लिया है, तो ये कह रहा है जो मजिस्ट्रेट ने, जिस मजिस्ट्रेट ने मामले का क्या लिया है, संज्ञान लिया है, वो मजिस्ट्रेट अभियुक्त से क्या कहेगा कि भैया आपके खिलाफ हमने संज्ञान ले लिया है, और आप चाहें तो किसी अन्य मजिस्ट्रेट से क्या करा सकते हैं, इस मामले का संज्ञान करा सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कहा है कि ऐसा इसलिए जोड़ा है कि क्या होता है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि भैया जब मजिस्ट्रेट ने खुद ही संज्ञान ले लिया हो तो स्वाभाविक सी बात है, अगर मान लो अपन अभियुक्त की जगह खड़े करके अपन को देखें तो क्या अपन क्या सोचेंगे कि जब मजिस्ट्रेट ही खुद संज्ञान ले रहा है, इसका मतलब यही है कि मजिस्ट्रेट हमें सजा पक्की में देने वाला है ना, क्योंकि उसने तो विचार बना लिया, उसने तो संज्ञान ले लिया, वो तो सोच के बैठा है कि हमने अपराध किया इसलिए उसने संज्ञान लिया। तो हम क्या चाहेंगे, हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि ये अब संज्ञान तो चूंकि लिख चुका है तो मामला तो चलेगा, तो हम क्या चाहेंगे, हम यही चाहेंगे कि फला ये वाले जो ये मजिस्ट्रेट साहब हैं, इन्होंने जो संज्ञान लिया इनके द्वारा मामले को नहीं सुना जाए, ये फलाने जो बीन मजिस्ट्रेट है इनके द्वारा सुना जाए। तो ये इस तरीके की कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए ये प्रोविजन किया गया है, अगर कोई मजिस्ट्रेट स्वयं संज्ञान ले लेता है, कोई जानकारी के आधार पर संज्ञान ले लेता है, तो मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त से कहेगा, एक से अधिक है तो उन सब से कह सकता है कि भैया जी आपका जो मामला है आप किसी अन्य मजिस्ट्रेट से क्या करा सकते हैं, इसका संज्ञान करा सकते हैं। और अगर उनमें से कोई भी एक भी आपत्ति करता है तो मामले को किसके पास भेज दिया जाएगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास। किसके पास भेज दिया जाएगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास वो मामले को भेज देगा। फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देखेगा कि किस मजिस्ट्रेट से उसका संज्ञान कराना, जिसको वो उपयुक्त समझता है उस मजिस्ट्रेट से वो क्या कर सकता है, मामले के संज्ञान लेने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो जो मजिस्ट्रेटों का मजिस्ट्रेट कौन कहलाता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेटों का मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं, ये भी याद रखना, किसको कहते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को। तो जो मजिस्ट्रेटों का भी मजिस्ट्रेट होता है, चूंकि इनका बॉस है तो इसके पास मामला चला जाएगा, ये मजिस्ट्रेट साहब इसके पास भेज देंगे, फिर ये डिसाइड करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट उस अपराध में मामले का संज्ञान करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए सेक्शन 192, सेक्शन 192 कहता है मामले मजिस्ट्रेट के हवाले करना। अब ये क्या है मामला, ये भी रेफर हो रहा है, ये कह रहा है मामला किसके हवाले करना, मजिस्ट्रेट के। तो हवाले करना लिख देते हैं, हवाले करना, ये तो आप लिखा ही है। मामला किसके हवाले कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट के हवाले। किसके हवाले कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट के। ठीक है, तो मामला मजिस्ट्रेट के हवाले करने के बारे में है 192। देखिए इसका पहला क्लॉज देखेंगे हम, क्या कहता है पहला क्लॉज। पहला क्लॉज कहता है कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। ये क्या कह रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात, मतलब मामले का संज्ञान ले लिया है उसने, किसने ले लिया है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने क्या किया है, मामले का क्या ले लिया है, संज्ञान ले लिया है। मामले का संज्ञान लेने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उसके पश्चात तो मामला जांच या विचारण के लिए, किसके लिए, जांच और विचारण के लिए, जांच और विचारण दोनों चीजें हैं, चाहे जांच कराने के लिए भी भेज सकता है, और अगर चाहता है कि वो उसको नहीं करना विचारण तो अपने नीचे लेके न्यायालय को विचारण के लिए भी भेज सकता है। विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। तो इतना ये तो बस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कह रहा है कि भाई जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले का क्या कर लेता है, संज्ञान कर लेता है, चूंकि ये मजिस्ट्रेट क्या बॉस है सबका, अब उसको अगर लगता है कि भैया मेरे को विचारण करना है तो खुद कर लेगा, ये तो आप जानते हैं। अगर उसे लगता नहीं मेरे को नहीं करना है तो वो अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय को कह सकता है कि आप जाके इसका विचारण करें।
मतलब रेफर कर सकता है नीचे। इसका जो मामला इसने संज्ञान ले लिया लेकिन खुद संज्ञान नहीं करना चाह रहा, वो नीचे जो भी मजिस्ट्रेट है इसके नीचे जो भी मजिस्ट्रेट आते हैं वो उनको दे सकता है मामला कि आप क्या करें, मामले का विचारण करें। आप पहले ही पढ़ चुके हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है वो क्या करता है, वो मामले को अंतरित मजिस्ट्रेटों में मामलों को अंतरित कौन करता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करता है। तो वही बात यहाँ है कि अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान कर लिया उसके बाद भी वो अन्य मजिस्ट्रेट से कह सकता है कि आप इसका विचारण करें, या उसको लगता है कि सब विचारण करने की जरूरत नहीं, केवल जांच की जरूरत है, वो कह सकता है कि जांच आप करें, विचारण मैं करूंगा। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें जांच की जरूरी होती है कि भाई मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वो अपने निचले मजिस्ट्रेट से कह सकता है जो उसके नीचे आता है कि पहले मामले की जांच करें, छानबीन करें। तो मामले की जांच करने के लिए भी कह सकता है, केवल जांच करने के लिए कह सकता है या जांच विचारण दोनों करने के लिए कह सकता है, या केवल विचारण करने के लिए कह सकता है, जांच उसने कर ली, मामला बन रहा है, फिर उसको वो विचारण के लिए भी सौंप सकता है, जैसा वो चाहे वैसा कर सकता है। तो किन मामलों का, जिनका उसने संज्ञान ले लिया उन मामलों को भी वो नीचे रेफर कर सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए इसका, दूसरा कह रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार निमित्त सशक्त किया गया कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधारण विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट जांच या विचारण कर सकता है। अब ये कह रहा है कि भाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब ने, इनके नीचे कौन होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही होती है। तो ये लिखा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने क्या किया, मामले को कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को क्या कर दिया, सौंप दिया। अब ये प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट भी चाहे तो इनके जो नीचे होता है, इनके नीचे कौन होता है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। इनके नीचे कौन होता है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। लेकिन द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट कौन सा होना चाहिए, जो सशक्त किया गया हो। अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त कोई मजिस्ट्रेट है जिसको संज्ञान लेने की शक्ति दे दी गई है, तो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो भी इस मामले को इन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा भेजा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कहाँ भेज सकते हैं, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास भेज सकते हैं। इनके नीचे कौन होता है, सेकंड ही क्लास होता है, तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास भेज सकते हैं। लेकिन कौन सा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, जिसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त किया गया हो। तो ऐसा विशेष से सशक्त जो मजिस्ट्रेट होता है, द्वितीय क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, इनके नीचे भेज सकते हैं। अब आपका वही इनके नीचे, ये इनसे नीचे कोई होता ही नहीं है तो ये कहाँ भेजेंगे, इनको करना ही पड़ेगा, है ना। मामला वो ऐसे ही समझ लीजिए कि एक ही फाइल थी, ये बॉस है, इसने नीचे अपने भेज दिया बी को कि भैया तुम करो, और बी थे बी बीच के अधिकारी, मान लो बीच के बॉस हैं, इनसे नीचे जो अधिकारी था इनने कह दिया कि भैया तुम करो। तो इस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, ए ने बी को दे दिया, बी ने कहा कि तुम करो, लेकिन बी के नीचे कोई अधिकारी है ही नहीं, उसकी रैंक होती ना, उससे नीचे नहीं जा सकते। अब ये नहीं होगा कि बी के नीचे तो सीधे क्लर्क वगैरह आ जाते हैं, वो कहें कि सब तुम कर लो, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो ये क्या करेंगे, इससे नीचे नहीं जाएगा मामला। तो ये कह रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किसको भेज दिया, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को रेफर कर दिया, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने सेकंड क्लास को कर दिया रेफर, मामला कर सकते हैं। तो उसी के बारे में इसमें लिखा था। ठीक है, अब इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद है आपका 193 अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान। 193 में क्या है, सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान। अब आप देखेंगे सेशन न्यायालय कैसे संज्ञान लेता है साहब। एक पहले इसको पढ़ेंगे फिर समझाएंगे। 193 ये किसके द्वारा है, देखिए 193 जो है किसके द्वारा कह रहा है, अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान। किसके द्वारा, सेशन, तो सेशन अकेला लिखा है मैंने यहाँ, संज्ञान ही पढ़ रहे हैं अपन। तो सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान कितने में लिया है, लिखा है 193, याद रखना, सेक्शन सेक्शन याद रखेंगे आप, कितने में, 193 में। इसमें लिखा है इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसको सुपुर्द नहीं कर दिया जाता। याद रखना है इसको, कब तक नहीं करेगा, सुपुर्द नहीं कर दिया जाता, सुपुर्द नहीं कर दिया जाता। देखिए इसको याद रखेंगे कि सेशन न्यायालय डायरेक्ट मामलों का संज्ञान नहीं लेता, इसको याद रखना है आपको कि सेशन न्यायालय कभी भी डायरेक्ट मामलों का संज्ञान नहीं लेता, कुछ अपवादों को छोड़ के, कुछ अपवादों को छोड़ के सेशन न्यायालय कभी भी डायरेक्ट मामलों का संज्ञान नहीं लेता है। कब लेता है, जब कमिट कर करके उसको मामला भेजा जाता है। सेशन न्यायालय किसी मामले का संज्ञान कब लेता है, जब कमिट कर करके उसको मामला भेजा जाता है। तो याद रखेंगे कि सेशन न्यायालय जो है
डायरेक्ट मामलों का संज्ञान नहीं लेता। वो मामलों का संज्ञान कब लेता है? जब कमिट करके, यस क्या कमिट मतलब सुपुर्द करके उसको मामला भेजा जाता है, तभी वो मामले का संज्ञान लेता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। सेशन न्यायालय का भी कुछ अपवाद जरूर है जहां सेशन न्यायालय डायरेक्ट ले लेता है, मानहानि वाला है, वो अपवादों को छोड़ दो, बाकी सेशन न्यायालय डायरेक्ट मामलों का संज्ञान नहीं लेता। सेशन न्यायालय के पास जो मामला है कैसे जाता है? कमिट होकर के जाता है, या कह लीजिए सुपुर्द कराया जाता है उसे। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसीलिए किया जाता है कि भाई अगर डायरेक्ट सेशन न्यायालय में लोग आवेदन लगाने लगे या मामले जाने लगे, तो सेशन न्यायालय के सामने भी मामलों का ढेर लग जाएगा। फिर ढेर लग जाएगा, फिर वो क्या करेगा? पहले तो वो जांच करेगा, ये देखेगा कि भाई ये मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर जाके उसे जांच करने के बाद पता पड़ेगा कि मामला बन रहा है, फिर वो उसका विचारण करेगा। तो प्रक्रिया काफी लंबी हो जाएगी। इसीलिए इसको बचने के लिए क्या किया गया कि डायरेक्ट सेशन न्यायालय में मामले नहीं जाते। मामला कहाँ जाएगा? मामला फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ही पास जाएगा। मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस मामले की जांच, सबसे पहले तो क्या करेगा? जांच करेगा। जांच करके क्या देखेगा? ये देखेगा कि मामला बनता है कि नहीं बनता है, और बनता है तो किस न्यायालय का मामला बनता है ना। अगर उसे ऐसा लगता है कि भाई जो मामला बन रहा है वो सेशन न्यायालय, सेशन ट्रायल है, तो क्या करेगा? मामले को सीधा क्या कर देगा? सेशन न्यायालय के पास भेज देगा। अगर उसे लगता है मामला सेशन ट्रायल नहीं है तो वो खुद ही कर लेगा उसका विचारण। अगर उसे लगता है कि भाई मामला सेशन ट्रायल बन रहा है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, तो क्या करेगा? वो मामले को सेशन न्यायालय के पास भेज देगा। तो इसीलिए सेशन न्यायालय के पास जो मामले जाते हैं कैसे जाते हैं? कमिट होकर के जाते हैं। ये याद रखेंगे आप कि कितने में? 193। कमिट होके किस सेक्शन में जाते हैं ये भी पूछा जाता है। सुपुर्द कब किस किस सेक्शन में होती? 193 के तहत होती। अब देखिए 194। 194 कहता है अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामले पर उनके द्वारा विचारण। ये कह रहा है अपर और सेशन न्यायाधीश कौन से? यहाँ सेशन थे, ये कौन से हैं? अपर और आपके हैं सहायक। ये कौन से? सेशन न्यायाधीश है ना। ये अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश को जो मामले हवाले किए गए, रेफर किए गए, उनके बारे में कह रहा है। 190 194 ठीक है। ये कहता है अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश ऐसे मामलों का विचारण करेगा जिन्हें विचारण के लिए उस खंड के सेशन न्यायाधीश साधारण विशेष आदेश द्वारा उसके हवाले करता है, या जिनका विचारण करने के लिए उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश करता है। तो ये कह रहा है भैया जो अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश किन मामलों का विचारण करते हैं? स्वाभाविक सी बात है, किस मामलों का विचारण करेंगे? जो सेशन न्यायालय इनको सौंपेगा, है ना। ये काम का बंटवारा कौन करेगा? सेशन करता है। तो सेशन न्यायालय जिन जो इनको मामले सौंपेगा वो करेंगे, या फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट ने इनको विशेष आदेश दे रखा हो, या उच्च न्यायालय से ये प्राधिकृत हो, कुल मिला के उच्च न्यायालय ने इनको क्या कर रखा हो? मामलों का संज्ञान करने के लिए डायरेक्टली ही प्राधिकृत कर रखा हो, तो फिर ये कर सकते हैं, उन मामलों का ये क्या कर सकते हैं? संज्ञान ले सकते हैं। अब ये सहायक और ये अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश किस लिए होते हैं ये भी समझ लीजिए। ये इसकी सहायता के लिए होते हैं, सेशन न्यायाधीश की सहायता के लिए तो बनाए जाते हैं। अब सेशन न्यायालय पे मान लीजिए हजारों केस होते हैं, अपन उदाहरण ले देते कि मान लो उनके पास 5, 10, 15, 20 केस हैं। अब 15-20 केस हैं तो अकेला सुनेगा तो कब तक निपटाएगा? तो वो क्या करता है फिर? वो ये करता है कि साहब एक काम करो, 10 केस आप निपटाओ, 5 केस आप निपटाओ, और बाकी 5 एक दो हम देखेंगे, या मान लो 10-10 इसमें दे दिए कि आप दोनों निपटाओ बैठ के, जो एक्स्ट्रा चीजें आएंगी वो हम करते रहेंगे, बाकी जो 2 मामले आपको बांट दिए आप करिए। तो इस तरीके से वो क्या करता है? अपना काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता है। तो इसीलिए लिखा है कि अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश कैसे मामलों का विचारण करेंगे? जो सेशन न्यायालय द्वारा उसको सुपुर्द किए जाते हैं, या फिर हाईकोर्ट तो सशक्त कर ही सकता है। हाईकोर्ट ने अगर सशक्त कर रखा है, प्राधिकृत कर रखा है डायरेक्ट मामलों का संज्ञान करने के लिए, तो फिर इनको मामले, जो मामले या कह लीजिए हाईकोर्ट ने इनको सौंपे हैं, तो उन मामलों का भी ये क्या कर सकते हैं? विचारण आदि कर सकते हैं। विशेष आदेश मतलब हाईकोर्ट ने विशेष आदेश दिया हो किसी मामले का निपटाने। अब कुछ मामला ऐसा है कि हाईकोर्ट को लगता है कि भाई सेशन से नहीं कराना हमें, तो ये अपर पे भरोसा इसी से कराना है, तो डायरेक्ट सेशन के उच्च न्यायालय ने क्या किया हो, मामला अपर सेशन को भेजा हो, तो उस मामले का भी ये क्या कर सकते हैं? विचारण कर सकते हैं। किस मामले का? जो सेशन ने सौंपा हो इनको, या फिर उच्च न्यायालय ने इनको डायरेक्टली सौंपा हो कि अपर सेशन न्यायाधीश आप करेंगे ये मामले का, हम सेशन इनको नहीं दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं और आप ही करेंगे। तो फिर उस मामले का भी ये क्या कर सकता है? विचारण कर सकता है, उस मामले में भी संज्ञान ले सकता है। अब 194 के बाद आता है 195, सेक्शन 195। देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य के लिए, साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधि विरुद्ध प्राधिकार की अवमानना के लिए अपवाद।
अब अवमानना के लिए अभियोजन, तो ये अवमानना के लिए अभियोजन है, किसके लिए? लोक सेवकों की अवमानना, अवमानना के लिए अभियोजन। ठीक है, इसमें देखें ध्यान से, ये कहता है, देखिए इसको थोड़ा नीचे करें, ये कहता है पहला इसका क्लॉज, पहला कहता है कि कोई न्यायालय, पहला कोई न्यायालय, कोई न्यायालय के बाद आता है ए का भी वन आता है। देखिए वन क्या कहता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 172 से 188 तक की धाराओं के जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं, अधीन दंडनीय किसी अपराध का अथवा 172 से 188, ये कौन से? ये लोक सेवकों के आदेश हैं और कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है तो उसके बारे में है ना। आईपीसी में 172 से 188 वाला कोई अपराध है, लोक सेवक की आज्ञा की वो आदेशों की अवज्ञा, है ना, उससे संबंधित धारा है। तो ये कह रहा है अगर इस तरीके का कोई अपराध अगर किसी व्यक्ति ने किया है और इन धाराओं के अधीन ऐसा अगर वो व्यक्ति दंडनीय कोई अपराध किया है तो इसमें पहला है। दूसरा कहता है ऐसे अपराध के किसी दुष्प्रेरण या ऐसे अपराध करने के प्रयत्न, यानी कि इन अपराधों, ये अपराध किए हैं इस तरीके के आईपीसी में जो दंडनीय हैं बनाए गए हैं, या इनका क्या किया है? इनका दुष्प्रेरण किया है या उनका प्रयत्न किया है। दुष्प्रेरण किया है या क्या किया है? उस इन अपराधों को करने का प्रयत्न, मतलब 172 188 की बात करें, इनका या तो यही अपराध किए हैं या इनका फिर दुष्प्रेरण किया है या इनका प्रयत्न किया है। तीसरा कहता है इनमें ऐसे अपराध करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र, या इन अपराधों का क्या किया है? आपराधिक षड्यंत्र, या इन्हीं अपराधों का क्या किया है? आपराधिक षड्यंत्र किया है। आगे देखिए, संज्ञान संबंधित लोक सेवक, षड्यंत्र का संज्ञान संबंधित लोक सेवक के या किसी ऐसे लोक सेवक के जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है लिखित परिवाद पर ही होगा, अन्यथा नहीं। तो इन मामलों में ये कह रहा है कि भाई संज्ञान जो तो होगा, लेकिन संज्ञान कैसे किया जाएगा? अगर इस तरीके का अगर अपराध किया है किसी व्यक्ति ने तो किसके आवेदन पर कुल मिला के संज्ञान किया जाएगा? ये कह रहा है कि किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है लिखित परिवाद पर किया जाएगा। संज्ञान संबंधित लोक सेवक के, तो लोक सेवक के इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे संज्ञान लोक सेवक के या किसी अन्य लोक सेवक के जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है। ठीक है, अधीनस्थ है, सॉरी अधीनस्थ लिखना है, अधीनस्थ है। तो मतलब लोक सेवक जिस किसी के भी, मतलब इनका जो बॉस होता है, सुपीरियर जो बॉस होता है, अधीनस्थ है, तो उसके किस पे? परिवाद पर। ये कुल मिला के ये मामले कैसे होंगे? परिवाद पर, परिवाद पर। इन मामलों का संज्ञान कैसे लिया जाएगा? परिवाद पर लिया जाएगा, ये याद रखेंगे, परिवाद पे। और परिवाद कौन कर सकता है? परिवाद जिस किसी के भी अधीनस्थ है वो लोक सेवक, उनका जो भी बॉस है वो क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? इस मामले में परिवाद कर सकता है। तो जो भी इनका प्रशासनिक तौर पर जिसके अधीनस्थ होते हैं, कुल मिला के इनका जो हेड ऑफिसर होता है उसी के परिवार, तो जिसके लोक सेवक क्या होते हैं? अधीनस्थ होते हैं, उनका जो हेड ऑफिसर होता है, मुख्य अधिकारी कह लीजिए, उनका जो होता है उसके परिवार पर ही इन मामलों का क्या किया जाएगा? संज्ञान किया जाएगा। तो किसके संज्ञान पे किया जाएगा? सॉरी, किसके परिवार पे किया जाएगा? जो इनका मुख्य अधिकारी होता है उसके परिवार पर ही इन मामलों का संज्ञान लिया जाएगा। इनका जो बॉस है, कुल मिला के बॉस जो है, बॉस के आदेश कह दीजिए, बॉस जब परिवाद करेगा, कंप्लेन करेगा, शिकायत करेगा, तभी इन मामलों में क्या लिया जाएगा? इन मामलों में संज्ञान न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा। इसी में बी है, बी का पहला है इसमें। अब देखिए ये क्या कहता है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं अर्थात 193 से 196 जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं, 199, 200, 205, 211 जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं, और 228 में से किन्हीं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय में की कार्रवाई में से या जिसके संबंध में किया गया है, अथवा जो न्यायालय के समक्ष जो कार्रवाई होती है उससे संबंधित जो अपराध है। पहला कहता है इसमें उसी संहिता की धारा 463 में वर्णित या 471, 475, 476 के अधीन दंडनीय अपराध का
जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभी कहते थे कि वे किसी न्यायालय की कार्रवाई में पेश की गई साक्ष्य में दी गई किसी दस्तावेज के बारे में किया गया। मतलब ऐसा है कि भाई जो अपराध है न्यायालय में झूठा साक्ष्य वगैरह जो लोग देते हैं ना, इस तरीके का अगर कोई अपराध है। दूसरा कहता है उपधारा 1 और 2 में विनिर्देश किसी अपराध को करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र या उसके करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण के अपराध का। मतलब या तो ऐसा कोई अपराध है कि आपने झूठा गवाही दी न्यायालय में, इस तरीके का कोई अपराध किया है, या फिर उन्हीं का कोई प्रयत्न किया है या दुष्प्रेरण किया है या षड्यंत्र किया, तीनों में से कुछ भी किया है। तो इसमें लिखा है संज्ञान ऐसे न्यायालय के या ऐसे न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे वह न्यायालय इस निमित्त लिखित प्राधिकृत करे किसी अन्य न्यायालय के जिसके वह अधीनस्थ है लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। तो ये न्यायालय वाली कार्रवाई आ गई, ये लोक सेवक वाली आ गई। ये ऐसे अपराध हैं जो न्यायालय के किए, आपने झूठी गवाही करी है, झूठे साक्ष्य पेश करे, झूठे दस्तावेज पेश किए, मिथ्या दस्तावेज पेश किए, इस तरीके के अपराध है। और ये कौन सी कार्रवाइयों में? न्यायिक कार्रवाइयों में आपने ये सारे काम किए हैं। तो इस तरीके के अपराध है। तो इसमें भी कह रहा है, इसमें भी सिंपल वही बात कह रहा है। यहाँ इसके बॉस थे और यहाँ जो न्यायाधीशों के बॉस होंगे, इनका जो वरिष्ठ न्यायालय होगा उसके उसके परिवाद पर कह रहा है, उनके कहने पर लिखित परिवाद पर ही करेगा। किनके परिवाद पर? जो वरिष्ठ न्यायालय होता है इनका, वरिष्ठ न्यायालय जिसके जो न्यायालय अधीनस्थ है, जिस न्यायालय में अपराध किया, जिस न्यायालय के अधीनस्थ है, उनका वरिष्ठ न्यायालय के परिवाद पर। ठीक है, तो यहाँ भी बॉस ही है वो। ये न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बॉस हो गए, ये किसके बॉस हो गए? ये लोक सेवकों के हो गए। तो कुछ याद नहीं रखना, आपको केवल याद रखना कि इनका जो वरिष्ठ अधिकारी होता है उसके परिवाद पर, और न्यायालय के मामले में भी जो वरिष्ठ न्यायालय होता है उसके परिवाद पर क्या किया जाएगा? इन मामलों का संज्ञान लिया जाता है। और कैसे लिया जाता है? परिवाद पर। ये याद रखना है, कैसे लिया जाता है? परिवाद पर। परिवाद मतलब कंप्लेन पर लिया जाता है। जब इनके वरिष्ठ अधिकारी कंप्लेन करते हैं कि भाई इस आदमी के खिलाफ परिवाद किया जाए तभी होगा, और यहाँ पे इनके बॉस करते हैं कि परिवाद किया जाए, शिकायत करते हैं तभी होगा। तो कौन करते हैं? जो कर्मचारी है उनके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। यहाँ न्यायालय है जो नीचे का ए न्यायालय है, तो इसका जो मान लीजिए वरिष्ठ न्यायालय जो भी होगा, जो भी वरिष्ठ न्यायालय होगा वो परिवाद करेगा। तो फिर उस न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा? उसका संज्ञान, उस मामले में क्या किया जाएगा? संज्ञान लिया जाएगा। दूसरा देखिए इसमें पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है जहां किसी लोक सेवक द्वारा उपधारा 1 के खंड का के अधीन कोई परिवाद किया गया है, वहां ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है उस परिवाद को वापस लेने का आदेश दे सकता है, और ऐसे आदेश की प्रति न्यायालय को भेजेगा, और न्यायालय द्वारा उसकी प्राप्ति पर उस परिवाद के संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये क्या कह रहा है? जहां किसी लोक सेवक द्वारा उपधारा 1 के खंड का के अधीन कोई परिवाद किया गया है, वहां ऐसा प्राधिकारी जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है उस परिवाद को वापस। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई ध्यान नहीं रखने वाली बात है। ये क्या कह रहा है कि भाई इनने परिवाद के इस मामले में कह रहा है कि अगर परिवाद किया है भाई, और तो ये इनका जो वरिष्ठ अधिकारी था, इनका जो बॉस था, अगर वो वापस लेना चाहता है मामले को तो वापस मामले को ले सकता है। पहले परिवाद की, पहले शिकायत की, और ये कह रहा है कि शिकायत को अगर वापस भी लेना चाहे तो कौन ले सकता है? यही ले सकता है। तो शिकायत जो शिकायत करता है वही तो लेगा। तो ये क्या करता है? शिकायत को वापस ले सकता है, और जब ये शिकायत को अगर वापस ले जाता है तो फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये होता है कि भाई जिसने अपराध किया, जिसने लोक सेवकों की आज्ञा का किया, तो क्या होता है? समझौते हो जाते हैं, राजीनामे हो जाते हैं। फिर इनके जो बॉस हैं वगैरह, उनको लगता है कि चलो समझौता राजीनामा हो गया, माफी माफी मांग ली, तो ये क्या करते हैं? मामले को वापस ले लेते हैं। तो उसी उसके हिसाब से दिया है, अगर ये मामले को वापस ले लेते हैं तो फिर आगे कोई कार्रवाई आदि नहीं की जाएगी। परंतु लिखा, परंतु ऐसे वापस लेने का कोई आदेश उस दशा में नहीं दिया जाएगा जिसमें विचारण प्रथम बार के न्यायालय में समाप्त हो चुका है। अब ये कह रहे भाई जब विचारण ही समाप्त हो गया तो कहां से वापस लोगे? है ना, प्रथम बार के न्यायालय में, मतलब आपका फर्स्ट क्लास प्रथम बार का जो न्यायालय था उसमें विचारण समाप्त हो गया, अब आप अपील में चले गए, ऊपर चले गए, है ना। अब आप कह रहे हो कि हम मामले को वापस लेना चाहते हैं, तो क्या ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो प्रथम बार के न्यायालय में अगर विचारण समाप्त हो जाता है तो फिर आप स्वाभाविक सी बात है कि मामले को वापस नहीं ले सकते। तीसरा क्लॉज देखिए इसमें क्या कहता है। तीसरा, इसी को तीसरा कर लीजिए। उपधारा 1 के खंड खा में न्यायालय शब्द से कोई सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय, दंड न्यायालय अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत किसी केंद्रीय, प्रांतीय, राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित कोई अभिकरण भी है, यदि वह इस अधिनियम द्वारा इस धारा के प्रयोजनार्थ न्यायालय घोषित किया गया है। तो ये कह रहा है कि भाई न्यायालय में क्या क्या आते हैं। तो एक बार थोड़े से आपको याद रखना है कि इसमें न्यायालय में केवल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वही नहीं आते हैं। तो ये कह रहा है न्यायालय में कोई सिविल न्यायालय भी आता है, राजस्व न्यायालय भी आता है, दंड न्यायालय भी आता है। तो इसमें कौन कौन आते हैं? सिविल न्यायालय भी आता है, इसके बाद दांडिक न्यायालय तो आता ही है, दांडिक न्यायालय भी आता है,
इसके अलावा राजस्व न्यायालय भी आता है, ये भी याद रखनी है आपको, राजस्व न्यायालय भी आता है। और अगर कोई अभिकरण वगैरह बनाए जाते हैं केंद्रीय प्रांतीय राज्य अधिनियम द्वारा, उसके अधीन गठित कोई अभिकरण वगैरह जो केंद्र द्वारा बनाए जाते हैं, अभिकरण केंद्र ने बनाए हो या राज्य ने बनाए हो, जो अधिनियम है उसके तहत तो अभिकरण वगैरह होते हैं, वो भी इसके अधीन आते हैं, न्यायालय की परिभाषा में आते हैं अगर उन्हें न्यायालय घोषित किया गया हो तो। अभिकरण भी आप जानते हैं कि मजिस्ट्रेटों से मिलकर बनते हैं, तो इस अधिकतर ये न्यायालय ही होते हैं। तो सिविल न्यायालय, दांडिक न्यायालय, राजस्व न्यायालय और अभिकरण जो केंद्र या राज्य में से किसी ने भी बनाए हो, ये भी काय की परिभाषा में आते हैं, ये भी न्यायालय की परिभाषा में आते हैं। ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी पूछ ली जाती है, तो अगर अपन इनको ध्यान से ना पढ़े तो गलत हो जाता है। तो अभिकरण याद रखें, ये भी न्यायालय होते हैं, ठीक है, अगर न्यायालय घोषित किया गया है। आगे देखिए चौथा पॉइंट इसका क्या कहता है। चौथा पॉइंट कहता है उपधारा 1 के खंड खा के प्रयोजन के लिए कोई न्यायालय उस न्यायालय के जिसमें ऐसे पूर्व कथित न्यायालय की अपीलीय डिक्रियों या दंडादेशों की साधारणतः अपील होती है, अधीनस्थ समझा जाएगा, या ऐसा सिविल न्यायालय जिसकी डिक्रियों की साधारणतः कोई अपील नहीं होती है, उस मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय के अधीनस्थ समझा जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा सिविल न्यायालय स्थित है। ये क्या कह रहा है, ये अधीनस्थता के बारे में कह रहा है। भाई कौन को किसका अधीनस्थ समझोगे, तो ये कह रहा है कि भाई ये मान लीजिए ये वाला न्यायालय है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, इस न्यायालय की जहां भी अपील होती है वो इसका कौन सा न्यायालय समझा जाएगा, वो इसका वरिष्ठ न्यायालय क्या समझा जाएगा, वरिष्ठ न्यायालय समझा जाएगा। ये पहली कंडीशन कह रहा है कि इस न्यायालय की जहां भी अपील होती है, जिस न्यायालय में भी अपील होती है, कुल मिलाकर इसका जो भी अपीलीय न्यायालय होता है वो इसका वरिष्ठ न्यायालय समझा जाता है। अब मान लीजिए कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां जिसमें अपील होती ही नहीं है, तो कह रहा है उस मामले में सिविल न्यायालय अगर कोई है, उस न्यायालय में कौन से न्यायालय को समझा जाएगा, तो उस न्यायालय में कह रहा है सिविल अधिकारिता रखने वाले प्रधान न्यायालय। सिविल अधिकारिता कौन सा रखने वाला, सिविल, ये याद रखना है, सिविल अधिकारिता रखने वाला, यहां लिख देते हैं सिविल अधिकारिता रखने वाला, जिन मामलों में अपील नहीं होती उसकी कह रहा है सिविल अधिकारिता रखने वाला, अधिकारिता रखने वाला कौन सा न्यायालय, प्रधान न्यायालय। कौन सा न्यायालय, प्रधान न्यायालय। तो जो कुल मिलाकर जो जिले में सबसे बड़ा न्यायालय होता है सिविल न्यायालय। देखिए इन मजिस्ट्रेटों का एक्चुअल प्रमोशन तभी माना जाता है जब वो सिविल में प्रमोट होते हैं। सिविल अधिकतर जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके क्या नाम के आगे क्या लिखा रहता है, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दो शब्द लिखे रहते हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश का मतलब क्या है, ये उसी की बात कर रहा है कि जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश का मतलब है इस मामलों में, सत्र न्यायाधीश का मतलब है आपराधिक मामलों में। और रियल प्रमोशन इनका तभी माना जाता है जब सिविल न्यायालय, सिविल इनको पावर हो जाती है, तभी इनका एक्चुअल प्रमोशन होता है ना। तो सिविल जिला एवं सत्र न्यायालय लिखा रहता है, तो उसी के कह रहा है कि जो प्रधान न्यायाधीश होता है जिले का, उसको फिर क्या माना जाएगा, इनका वरिष्ठ या सुपीरियर न्यायालय माना जाएगा। किन मामलों में, जहां किसी मामले में अपील वगैरह नहीं होती वहां, और जहां अपील होती है तो वो अपीली न्यायालय क्या माना जाएगा, फिर वरिष्ठ न्यायालय माना जाएगा। चौथा था ये। अब देखिए क्या कहता है, परंतु है इसमें, परंतु यह है कि पहला कहता है जहां अपीलें एक से अधिक न्यायालय में होती हैं, वहां अवर अधिकारिता वाला अपीली न्यायालय वह न्यायालय होगा जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय समझा जाएगा। कई मामले ऐसे होते हैं एक से अधिक न्यायालय, एक से अधिक अपीलें, मतलब एक से अधिक न्यायालयों में अपीलें हो सकती हैं, तो इसलिए कह रहा है कि जहां एक से अधिक न्यायालय में अपीलें होती हैं वहां अवर अधिकारिता वाला, उससे अवर, एक मिनट, तो ये कह रहा है कि भाई जहां दो से, हाँ एक क्या कह रहा था, ये कह रहा है जहां अपीलें एक से अधिक न्यायालय में होती है वहां अवर अधिकारिता वाला अपील न्यायालय वह न्यायालय होगा जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय समझा जाता है। तो भाई जब मान लो एक मामला है उसमें एक से अधिक अपीलें हो जाती हैं या एक से अधिक न्यायालय में अपीलें हो सकती हैं, तो बोले ऐसे मामले में ये कह रहा है भाई किसको अधीनस्थ मानोगे आप, तो ये कह रहा है जिसमें से जो भी उसके क्या हो अधीनस्थ, जिसके भी वो अधीनस्थ हो, डीम्ड रूप से जिसके भी वो अधीनस्थ हो या जिसके अवर हो, जिसके नीचे वो न्यायालय हो, उसी न्यायालय को क्या माना जाएगा, उसी न्यायालय को उसका वरिष्ठ न्यायालय माना जाएगा। जिसके भी न्यायालय के वो अधीनस्थ हो वो न्यायालय क्या माना जाएगा, उसका वरिष्ठ न्यायालय माना जाएगा। दूसरा कहता है जहां अपीलें सिविल न्यायालय में और राजस्व न्यायालय में होती हैं वह ऐसे न्यायालय उस मामले या कार्रवाई के स्वरूप के अनुसार जिसके संबंध में उस अपराध का किया जाना अभिकथित है सिविल या राजस्व न्यायालय के अधीनस्थ होंगे। अब ये कह रहा है कि भाई सिविल और राजस्व न्यायालय वाली बात कह रहा है कि कुछ मामले ऐसे हैं कि भाई सिविल मामलों में भी अपील सिविल न्यायालय में अपील हो सकती है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां राजस्व न्यायालय में उसकी अपील होती है।
तो ये कह रहा है फिर किसके अधीनस्थ माना जाएगा, तो ये कह रहा है फिर मामले की प्रकृति के आधार पर माना जाएगा, जहां जैसी अपील होती है, अगर सिविल न्यायालय में अपील होती है तो सिविल न्यायालय को वरिष्ठ न्यायालय मान लिया जाएगा, अगर राजस्व न्यायालय में उसकी अपील होती है तो फिर राजस्व न्यायालय को उसका वरिष्ठ न्यायालय मान लिया जाएगा, जैसी भी स्थिति होगी उसके हिसाब से उसको वरिष्ठ न्यायालय मान लिया जाएगा। अब देखिए 195A यहाँ देख लेते हैं, इसको मिटा भी लेते हैं। 195A जो है धमकी इत्यादि देने से संबंधित है। 195A जो है धमकी वगैरह से संबंधित है। देखिए छोटा सा है, सेक्शन याद रखना है इसमें। 195A जो है आपको केवल सेक्शन याद रखना है। देखिए सेक्शन 195A मीटर गया है, ये कहता है धमकी इत्यादि के मामले में साक्ष्यों के लिए प्रक्रिया, धमकी वगैरह जिस याद रखना है काय से संबंधित है, धमकी के मामले में प्रक्रिया। तो याद रखना है, ये सेक्शन ही याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 195A के अधीन किसी अपराध के संबंध में साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति परिवाद दाखिल कर सकेगा। किस मामले में? धमकी इत्यादि के मामले में। कौन परिवाद दाखिल कर सकता है? साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति परिवाद दाखिल कर सकता है। कौन दाखिल कर सकता है? साक्षी और परिवादी, ध्यान रखें, साक्षी और कौन कर सकता है? परिवादी। जिसको भी धमकी आदि दी जाती है, जिस साक्षी को भी धमकी देते हैं आप, कई बार क्या होता है साक्षी को धमकी देते हैं ना कि भैया आपने गवाही दी तो आपके खिलाफ ये करेंगे, या किसी अन्य व्यक्ति को धमकी दी, तो वो भी लोग क्या कर सकते हैं, इस धारा के तहत क्या कर सकते हैं, शिकायत दाखिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परिवाद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परिवाद। क्योंकि ऐसे मामलों में तो परिवादी होता है, तो परिवाद कर सकते हैं। तो याद रखना है, ये धमकी से केवल सेक्शन याद रखना है, कुछ नहीं याद नहीं रखना है। तो जिस व्यक्ति को भी धमकी दी जाती, कोई साक्षी हो सकता है या अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है, जिसको भी धमकी दी जाती वो धारा 195 के तहत क्या कर सकता है? उसका परिवाद कर सकता है, उसकी कंप्लेन कर सकता है, शिकायत है एक तरीके तो उसकी शिकायत वो कर सकता है। तो सेक्शन याद रखना है। क्या रखना है? सेक्शन, बस। अब देखिए 196 है, सेक्शन 196। ये क्या कहता है? ये कहता है राज्य विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। ये कह रहा है राज्य के विरुद्ध। कैसे अपराध है? राज्य के विरुद्ध। ये वो अपराध है जो राज्य के विरुद्ध, और इनके षड्यंत्र भी इसमें शामिल हैं। राज्य के विरुद्ध जो अपराध है उनके षड्यंत्र भी। ये कहता है कोई न्यायालय ए क्या क्या कर सकता है? भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 के अधीन या धारा 153A, 295A, धारा 505 की उपधारा 1 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अथवा कौन कौन से अपराध है धारा 1 की आपको याद रखनी है, वैसे याद नहीं रखना, केवल एक बार पढ़ना है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अध्याय 6 के अधीन अपराध, ठीक है, बस इतना याद रखें। अध्याय 6 के अधीन आईपीसी का जो अध्याय 6 है उसके अधीन दंडनीय कोई अपराध है, या धारा 153A वाला अपराध है, 295A वाला अपराध है, या 505 की उपधारा 1 के अधीन कोई अपराध है, अथवा ऐसे अपराध करने के लिए कोई आपराधिक षड्यंत्र। कौन से अपराध? जो 153A ये लिखा हुआ है, 153A। इसके अलावा कौन सा अपराध है? 295A। इसके अलावा कौन सा अपराध है? 505, ठीक है। तो 505 का एक खंड दिया है, 505 की उपधारा 1, इसके अधीन दंडनीय कोई अपराध है। या फिर इन अपराधों का क्या किया है किसी व्यक्ति ने? ऐसे अपराध करने का आपराधिक षड्यंत्र, या इन्हीं अपराधों का क्या है? आपराधिक षड्यंत्र। इन अपराधों को क्या किया है? आपराधिक षड्यंत्र किया है। अगला कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 108 का में यथा वर्णित किसी का दुष्प्रेरण। ये क्या कह रहा है? आईपीसी की बात कह रहा है। आईपीसी के तहत कौन सी धारा है? 108A। 108A का क्या किया है? दुष्प्रेरण किया है, मतलब इस तरीके के अपराध की। हालांकि ये याद नहीं रखने आपको, आपको तो बस इतना याद है ना, राज्य के विरुद्ध अपराध, ठीक है ना। बाकी इससे जो नॉलेज के लिए थोड़ा सा पढ़ना है। संज्ञान केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं, बस इतना याद रखना है आपको। तो इन जो राज्य के मामले हैं इसमें संज्ञान अगर किसी इन अपराधों का लेना हो तो किसकी मंजूरी से लिया जाएगा? राज्य सरकार, संज्ञान केंद्र सरकार या राज्य सरकार, किसकी मंजूरी से लिया जाएगा? जैसी भी स्थिति, केंद्र और राज्य, बस दो शब्द याद रखना है। जैसी भी स्थिति हो, अगर केंद्र के अधीन कोई मामला है तो केंद्र सरकार की मंजूरी, और अगर राज्य के अधीन कोई मामला है तो राज्य सरकार की मंजूरी। तो किसकी मंजूरी से संज्ञान लिया जाएगा? संज्ञान किसकी मंजूरी से संज्ञान लिया जा सकता है? केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी से संज्ञान लिया जा सकता है, जैसी भी स्थिति हो। अगर केंद्र के अधीन आते हैं ऐसे जो अपराध हैं कि केंद्र सरकार के अधीन आते हैं तो केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, और अगर राज्य के अधीन आते हैं अपराध तो फिर राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो बस इंपॉर्टेंट आपके लिए इतना सा है इसमें,
कि ऐसे मामलों में जो राज्य के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, ऐसे मामलों में जो संज्ञान लिया जाता है, क्वेश्चन इतना ही बनता है कि किसकी मंजूरी से लिया जाएगा, तो केंद्र और राज्य की मंजूरी से लिया जाता है, जैसी भी स्थिति हो। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ऐसे बना दिया कि कोई केंद्रीय विधि से संबंधित कोई मामला है और उसमें तो किस, तो स्वाभाविक सी बात है, वो स्पष्ट कह ही रहा है केंद्र का है तो केंद्र सरकार, अगर स्पष्ट रूप से राज्य की बात करता तो राज्य सरकार, या उसने कुछ नहीं लिखा, केवल ऐसे ही लिखा राज्य के विरुद्ध, तो केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी, जैसी भी स्थिति हो इन दोनों सरकारों को क्या है, पावर है काय का, अनुमति देने का, मंजूरी देने का, है ना। तो ये अनुमति देंगे तभी मामले का संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। इसमें 1A और है, कोई न्यायालय 1A और जोड़ा है इन्होंने, ये कहता है कोई न्यायालय क्या करता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 153B या धारा 505 की उपधारा 2 या उपधारा 3 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, ये दूसरा इसका जोड़ दिया है, 153 का दूसरा जोड़ा है, 153 का B वाला कोई अपराध है, या 505 का भी दूसरा है, इसमें दो इस तरीके के कोई अपराध है, और इसका तीसरा भी शामिल किया है, तीसरा क्लॉज खंड 3 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अथवा ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र, दूसरा इनका आपराधिक षड्यंत्र, वो भी इसमें, अगर इस तरीके का कोई अपराध अगर किसी व्यक्ति ने किया है, संज्ञान केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। ये इसमें थोड़ा सा याद रखने वाली बात आ गई है थोड़ी आपको, केंद्र और राज्य सरकार तो थे ही यहाँ, केंद्र और राज्य सरकार तो थे ही, साथ में यहाँ जोड़ दिए जिला मजिस्ट्रेट, कौन सा, जिला मजिस्ट्रेट, यहाँ जिला मजिस्ट्रेट को भी पावर दे दिया गया कि ये भी मंजूरी दे सकता है। तो कौन कौन से अपराध है, थोड़ा इसमें आपको याद रख लेना है, कौन से अपराध है, 153B, ये याद रखना है, 153B, कौन सा, 153B, 153A में तो केंद्र से, 153B, ठीक है। और 505 का दूसरा और तीसरा क्लॉज, 505 का कौन सा क्लॉज, पहला क्लॉज को छोड़ के दूसरा और तीसरा क्लॉज, अगर ये वाले अपराध है, इनका षड्यंत्र वगैरह भी है, तो इन अपराधों में केंद्र तो दे ही सकता है, राज्य भी दे सकता है, और जिला मजिस्ट्रेट को भी शामिल कर लिया गया, कौन दे सकता है, जिला मजिस्ट्रेट, क्योंकि ये थोड़ा अलग हो गया, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, 1A वाला जो पॉइंट है इसको क्या करना है, आपको याद रखना है, क्योंकि केंद्र राज्य तो आपको याद रहेगा लेकिन जिला मजिस्ट्रेट नहीं रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट, इन मामलों में जिला मजिस्ट्रेट को भी शक्ति दी गई कि ये भी अगर मंजूर अपराध का संज्ञान लेने के लिए मंजूरी दे सकता है। कौन कौन से अपराध है, 153B, एक और 505 का दूसरा और तीसरा क्लॉज वाले जो अपराध हैं, पहला क्लॉज वाले अपराध में तो नहीं है, दूसरा और तीसरा क्लॉज वाले जो अपराध हैं उसमें जिला मजिस्ट्रेट को भी प्राधिकृत किया गया है, काय के लिए, मंजूरी देने के लिए, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा देखिए इसका सब क्लॉज क्या कहता है, दूसरा सब क्लॉज कहता है कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के अधीन दंडनीय किसी आपराधिक षड्यंत्र के किसी ऐसे अपराध का संज्ञान जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न है, संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई शुरू करने के लिए लिखित सम्मति नहीं दे दी हो। ये क्या कह रहा है, 120B वाले अपराध, इसमें भी ये कह रहा है, सेम बात कह रहा है, 120 वाले अपराध हैं और इसमें भी कैसी सजा है, इसमें लिखा है मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न, मतलब 2 वर्ष से भिन्न, इनसे भिन्न मामलों की कह रहा है, इनसे भिन्न, कैसे मामले, कुल मिलाकर जो 2 वर्ष से भिन्न मामले हैं 120B में सजा की बात कह रहा है, उनसे भिन्न मामलों में संज्ञान कब तक नहीं लिया जाएगा, जब तक राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट, इसमें किसकी अनुमति की जरूरत है, राज्य और जिला मजिस्ट्रेट, इनमें से दोनों में से किसी की अनुमति अगर नहीं हो जाती तब तक मामलों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। कुल मिला के ये याद रखिए कि 2 वर्ष से कम के मामले हैं जिनमें 2 वर्ष से कम की सजा होती, ठीक है। और धारा कौन सी, 120B, अगर धारा 120B लगती है और उसमें भी सजा अगर 2 वर्ष से कम है तो फिर संज्ञान लेने के लिए कौन, कब संज्ञान लिया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। जब जिला मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार प्राधिकृत करेंगे या कह लीजिए अनुमति देंगे तभी उन मामलों में संज्ञान लिए जाए। क्यों, क्योंकि छोटा हो गया ना, 2 वर्ष से भी कम हो गया, तो ऐसे में फिर राज्य सरकार देखेगी या जिला मजिस्ट्रेट देखेगा कि वही मामले का संज्ञान लेना चाहिए या नहीं, तो वो अनुमति देगा तभी मामले का संज्ञान लिया जाएगा। तो 120B का जब अपराध किया है किसी व्यक्ति ने है और वो अपराध कितने दंड से कम है, 2 वर्ष से कम है ना, तब उन मामलों में राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना ही संज्ञान नहीं लिया जाएगा, जब ये मंजूरी देंगे तभी संज्ञान लिया जाएगा। परंतु जोड़ा है इसमें एक परंतु, आपराधिक षड्यंत्र ऐसा है जिसे धारा 195 के उपबंध लागू है, वहां ऐसी कोई सम्मति आवश्यक नहीं होगी। ये कह रहा है कि अगर इसके साथ में 195 भी जोड़ा है
अगर अपराध ऐसा है कि इसके साथ में 195 जुड़ा है तो फिर न्यायालय को संज्ञान लेने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कब? जब 195 भी जुड़ा हुआ है। एक उपबंध लागू होते हैं अगर कोई अपराध ऐसा है कि धारा 195 के उपबंध लागू होते हैं। 195 मतलब सीआरपी, सॉरी गलत कह रहा था, सीआरपीसी के जो 195 के उपबंध हैं अगर इसमें लागू होते हैं, 195 के अगर उपबंध लागू 195 के उपबंध लागू होते हैं तो फिर कोई मंजूरी की लागू कोई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। ये क्या कह रहा है? 195 के उपबंध अगर लागू होते हैं तो फिर किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। तीसरा देखिए क्या कहता है। तीसरा कहता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार उपधारा 1(1)(a) के अधीन मंजूरी देने के पूर्व और जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 1(a) के अधीन मंजूरी देने के पूर्व राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन सम्मति देने के पूर्व ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है आरंभिक अन्वेषण करने के लिए किए जाने का आदेश दे सकता है और उस दशा में ऐसा पुलिस अधिकारी की वही सकते हुए 155 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट है। ये कह रहा है कि भैया जब भी ये चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो या मान लीजिए आपके जिला मजिस्ट्रेट हो, अगर ये मंजूरी देते हैं तो मंजूरी देने से पहले ये क्या करा सकते हैं? उस मामले का अन्वेषण करा सकते हैं। कुल मिला के अन्वेषण की दे सकते हैं, पुलिस अधिकारी से कह सकते हैं कि उस मामले का प्रारंभिक अन्वेषण कर, मतलब अन्वेषण करने का उद्देश्य क्या? यही पता लगाना कि भाई मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा। पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करेगा, 155(3) के तहत जो शक्तियां हैं उसके अनुसार वो क्या करेगा? अन्वेषण करेगा। अन्वेषण करने के बाद पता पड़ेगा, अगर इनको लगता है कि मामला बन रहा है तो ये क्या करेंगे? तो उस मामले की मंजूरी दे देंगे। अगर इन्हें लगता है कि नहीं बन रहा है, बेवजह का फालतू है, तो फिर मंजूरी नहीं देंगे। तो ये प्रारंभिक तौर पर अगर चाहे तो अन्वेषण भी करा सकते हैं। तो ये अन्वेषण कराएंगे। किस रैंक का पुलिस अधिकारी हो सकता है? जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं हो चाहिए। पुलिस अधिकारी किस रैंक का होना चाहिए? निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस अधिकारी से ये क्या कराएंगे? उसका इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे। इन्वेस्टिगेशन का तो आप जानते हैं उद्देश्य क्या होता है, ये पता लगाना कि भाई अपराध बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसकी जानकारी के लिए। ठीक है, अब 197 है। आज इतना रहने दीजिए, आज मुझे थोड़ा बाहर जाना है तो आज आप इतना रहने दीजिए, कल अपन इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, 197 से पढ़ेंगे इसको, फिर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक।